हेलो बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के अंतर्गत व्याकरण का एक टॉपिक और इसका शीर्षक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो आप ये जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा का क्या अर्थ होता है। तो चलिए, आपको इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। हम शुरुआत करते हैं संज्ञा के अर्थ से। तो देखिए, संज्ञा शब्द पहले मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। लिखवाने का काम हम बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब नाम, ठीक है। अब देखिए, इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम तो है। अब चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई स्थान है, ठीक है। तो सबके कोई ना कोई नाम जरूर है। हम किसी न किसी नाम से ही सबको जानते हैं। इसलिए ये सब कुछ क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, इन सब का जो नाम है वही संज्ञा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर देखिए, बात आती है परिभाषा की। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, मतलब कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। किस किस का बोध कराती है संज्ञा? संज्ञा बोध कराती है व्यक्ति के नाम का, ठीक है। संज्ञा बोध कराती है वस्तु के नाम का, वस्तु के नाम। संज्ञा बोध कराती, बोध कराना मतलब बताना, जानना, ठीक है, पता चलना। और किसका बोध कराती है? स्थान के नाम का। और किसका बोध कराती है? भावों के नाम का, ठीक है। भाव के नाम का। व्यक्ति के नाम में, व्यक्ति के नाम में जैसे मान लीजिए कोई भी नाम, ठीक है। रमेश, सुरेश, जया, आशा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लड़के का, लड़की का, किसी महापुरुष का जो नाम होता है वह व्यक्ति के नाम के अंतर्गत, ठीक है। ये जो सारे नाम है ये क्या है? ये संज्ञा है। वस्तु के नाम, वस्तु के नाम में जैसे देखिए टेबल, कुर्सी, किताब, पेन, ये सब क्या है? ये वस्तुएं हैं, ठीक है। तो संज्ञा वस्तु के नाम का भी बोध कराती है। फिर देखिए स्थान के नाम का। अब स्थान कौन से? जैसे दिल्ली, राजस्थान, कोटा, कोई भी स्थान के जो नाम है वे भी संज्ञा है, ठीक है। ये भी संज्ञा है। भाव के नाम का बोध कराती है। भाव में बहुत सारे गुण, दोष आदि सभी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह देती हूँ खुशी, दुख, सुंदरता, प्रसन्नता, बुढ़ापा,
बदसूरत। ये सारे के सारे क्या हैं? ये भाव हैं। ठीक है, तो फिर संज्ञा क्या हो गई? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के बारे में, ठीक है, भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले संज्ञा की डेफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यह है संज्ञा की परिभाषा। क्या है कि जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए कुछ उदाहरण। अब इसमें उदाहरण देखिए, डॉक्टर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आए हुए हैं। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। एक शब्द आया है भारत, एक शब्द आया है राष्ट्रपति, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? ये कोई प्राणी का नाम है, ठीक है। भारत ये स्थान का नाम है। राष्ट्रपति ये किसी व्यक्ति का पद नाम है। तो बच्चों ये जो अंडरलाइन किए मैंने, ये सारे शब्द क्या हैं? ये संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया संज्ञा किसे कहते हैं? इस एक ही एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा आपको ये समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं संज्ञा के भेद की तरफ। तो बच्चों संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और तीसरा भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हैं। इसके अलावा इसके अलावा 2 भेद और किए गए हैं। और वो 2 भेद कौन से हैं? वो 2 भेद हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है, इसको
जातिवाचक के अंतर्गत ही ले लिया जाता है, ठीक है। तो उनको भी हम अलग से पढ़ लेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं भेद की। तो देखिए, तो अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं। तीन प्रमुख भेद जो अभी मैंने आपको बताए। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है उससे पहले समझ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर किसी वस्तु विशेष का बोध कराते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए, किसी वस्तु विशेष का नाम होना चाहिए या फिर किसी स्थान विशेष का नाम होना चाहिए, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति का, ठीक है, वस्तु का, वस्तु भी विशेष होनी चाहिए, विशेष वस्तु का, अथवा स्थान, ये भी विशेष होना चाहिए। तो विशेष स्थान का, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, ये उदाहरण देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर देखिए, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो विशेष व्यक्ति इसमें कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो ये जो
किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ पर नाम है, ये हमको पता चल रहा है, तो ये किस में चला जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है, किसी विशेष ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। ठीक है। एक विशेष पुस्तक का, विशेष ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। तो किसी विशेष वस्तु, रामचरितमानस क्या हो गई? इसमें वस्तु है लेकिन विशेष है क्योंकि उसका नाम दिया गया है। मानस की रचना की। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस ये दोनों ही शब्द विशेष आए हैं, मतलब दोनों में ही नाम विशेष और वस्तु विशेष है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब इसमें देखिए गंगा एक विशेष नदी का नाम है। ठीक है। तो जहाँ पर विशेष नदी का नाम आ गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। हिमालय एक पर्वत का नाम है, एक पर्वत विशेष का नाम है, तो इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है। जब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों में ही क्या भेद है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जो शब्द हैं, उनको मैंने अंडरलाइन किया है, आपको भी करना है। ये पूरा आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है। जितना मैं यहाँ करवा रही हूँ वो सारा आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। जैसे मैंने पीछे जो टॉपिक कराए थे, आज मैंने ग्रामर का शुरू किया है इससे आगे से, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। हाँ, एक बात और, इसमें जैसे मैंने अभी लिखा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसमें देखिए मैंने ये डॉक्टर शब्द लिखा है, यहाँ पर अर्धचंद्र लगेगा। ठीक है। उसमें गलती से मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे डॉक्टर शब्द में ऊपर अर्धचंद्र लगेगा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इतना आपको समझ में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वस्तु विशेष का या किसी स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमें व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का नाम का बोध हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो अब देखिए हम लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है पहले आप समझ लीजिए। जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक ही प्रकार की जाति के किसी वस्तु का नाम, किसी एक ही प्रकार की जाति के कोई प्राणी या फिर कोई स्थान आदि का बोध होता है, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए समझ लीजिए इसको, पहले फिर मैं लिखवाऊंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ मैंने यहाँ लिख दिया आगरा। ठीक है। आगरा शब्द पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये किसी विशेष स्थान का नाम है, किसी विशेष जगह का नाम है। ठीक है। तो जहाँ विशेष जगह का नाम आ गया वो तो किस में चला जाता है? वो चला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। लेकिन यदि मैंने लिख दिया शहर या मैंने लिख दिया नगर, ठीक है, मैंने या तो लिख दिया नगर या लिख दिया शहर,
आगरा नहीं लिखा, आगरा की जगह मैंने लिखा नगर या शहर। तो देखिए शहर कोई भी हो सकता है, नगर कोई भी हो सकता है। तो ये नगर और शहर जो है वे हमें किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। आया समझ में? मतलब कि किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आ गया आपको समझ में? एक और उदाहरण देती हूँ। देखिए मैंने लिखा था देखिए एक तो मैं लिखती हूँ रामचरित मानस। अब जब मैंने ये लिखा रामचरितमानस, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक विशेष का नाम है, इसलिए ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसकी जगह लिख देती हूँ पुस्तक या फिर किताब, ठीक है, या तो मैं पुस्तक लिख दूँ या किताब लिख दूँ, तो ये किसी एक पुस्तक, एक किसी विशेष पुस्तक की तरफ इशारा नहीं करके और ये संपूर्ण पुस्तक जाति की तरफ संकेत करता है, ठीक है। रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक की तरफ ही संकेत करता है और इसीलिए ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। और पुस्तक या किताब पुस्तकों की संपूर्ण जाति की तरफ इशारा करती है, संकेत करती है, इसलिए ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, दोनों में क्या अंतर है। आपको इतना ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको केवल व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर तो व्यक्तिवाचक होगा। और जातिवाचक में क्या होता है? जातिवाचक में किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आया आपको समझ में? समझा मैंने पहले ही दिया है, तो अब आपको डेफिनेशन समझने में और आसानी रहेगी। क्या है कि ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया। इसका उदाहरण देकर के मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे देखिए बच्चे मैदान में
खेल रहे हैं। तो देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि किसी प्राणी का, ठीक है, प्राणी कौन है यहाँ पर? बच्चे। किसी स्थान की संपूर्ण जाति का, ठीक है, स्थान कौन सा है यहाँ पर? मैदान, ठीक है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब हमें यहाँ पता चल रहा है, देखिए यहाँ किसी विशेष बच्चे का नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि यहाँ बच्चे शब्द लिखा गया है जो बच्चे की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, कि मतलब सारे बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैदान, किसी विशेष मैदान का नाम नहीं है कि कोई वो बरकतुल्ला खां स्टेडियम है या ताल कटोरा स्टेडियम है, ठीक है। ऐसा कोई स्टेडियम का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ सिर्फ क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है मैदान। तो मैदान जो है वो सारे मतलब मैदान जाति का ही हमें बोध कराते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, मतलब ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है। गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है। तो यहाँ पर गाड़ी जो शब्द है वो किसी विशेष ट्रेन का, यहाँ विशेष ट्रेन का नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि सिर्फ गाड़ी लिखा गया है। इसका मतलब गाड़ी शब्द जो है वो अपनी संपूर्ण गाड़ी जाति का बोध करा रही है, ठीक है। स्टेशन, किसी विशेष स्टेशन का नाम नहीं है यहाँ पर सिर्फ स्टेशन लिखा गया है, किसी विशेष स्टेशन का नाम नहीं लिख करके ये जो स्टेशन शब्द है ये स्टेशन की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। कोई भी स्टेशन हो सकता है, तो इसलिए ये दोनों ही शब्द यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद में जो भाववाचक संज्ञा रही है, और फिर जो दो और संज्ञाएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी होगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, और जितना आपको कार्य करवाया गया है वो आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक में कंप्लीट करना है। बहुत ही अच्छी राइटिंग में पूरा करना है, और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ध्यान से देख के कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई मात्राओं की गलतियाँ ना हो। सुंदर राइटिंग में आपको पूरा काम करना है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।